Hello everyone, welcome to Lead Script. So today we are going to talk about NMAT and SNAP topics. तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट विल बी ब्लड रिलेशंस. अब इस टॉपिक के साथ में प्रॉब्लम ये है कि आपने कैट एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इस टॉपिक को हाथ नहीं लगाया. तो आपको लगता है यार नॉन कैट में आएगा तो पता नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा, क्या हम इसको हैंडल कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है बहुत बेसिक, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, यू विल बी एबल टू क्रैक इट. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन इस पर नहीं बनते, नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, आप डुएबल होते हैं, एग्जाम कंडीशन में आप हैंडल कर सकते हो. ठीक है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है. आज फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक चीज़ें कवर करेंगे ब्लड रिलेशंस के रिलेटेड, 1 से 2 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे सो दैट एक आइडियोलॉजी डेवलप हो जाए हाउ टू हैंडल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप में से किसी ने भी एनमैट या स्नैप का टेस्ट सीरीज़ बाय करना है तो उसके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, टेस्ट लाइव हो चुके हैं, फेज वाइज हम लोग टेस्ट जो है वो अपलोड कर रहे हैं. मैंने एक वीडियो भी अपलोड करा था ऑलरेडी, अगर वो नहीं देखा है मैं लिंक दे दूंगा, वो भी चेक कर लेना. एंड जो प्राइजेस हैं टेस्ट सीरीज़ के 799 फॉर स्नैप एंड एनमैट, दोनों का यही प्राइस है, आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे. एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं डिटेल्स जो है वो इसके दे दूंगा. ठीक है, ना बात करते हैं ब्लड रिलेशन टॉपिक के लिए कि यार इसमें क्या क्या आता है. सबसे पहली चीज़, जो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं फैमिली ट्री के ऊपर, कि हमें जो है वो फैमिली ट्री का आइडिया होना चाहिए कि कौन पर्सन किसके साथ किस वे में कनेक्टेड है. जैसे अभी हमारे रिलेशनशिप्स हैं कि भैया मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, मेरा भाई है, बहन है, किसी की वाइफ है, किसी के बच्चे हैं, किसी के नाना है, नानी है, दादा है, दादी है. तो इस तरह की बहुत सारे रिलेशन है, चाचा, ताया, ताई, मामी, चाची, बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं ऐसे. बट अगर हम बात करते हैं फैमिली ट्री का तो मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट भी करना आना चाहिए. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है हमारे लिए कि क्या हमें फैमिली ट्री बनाना आता है, फैमिली ट्री किस तरह से बनता है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे. बट सबसे पहली चीज़, क्या हमें फैमिली ट्री के बारे में थोड़ा भी आइडिया है क्या है फैमिली ट्री एज इन जनरेशन वाइज क्या है, सबसे बड़ी जनरेशन कौन सी है. जो भी क्वेश्चन आया उसके रिलेटेड कि सबसे बड़ी जो जनरेशन है क्या वो दादा दादी की है, या दादा दादी के ऊपर भी एक जनरेशन है परदादा परदादी टाइप्स की, या फिर मदर एंड फादर की ही जनरेशन अवेलेबल है. तो डिफरेंट टाइप्स के जनरेशन अवेलेबल हो सकते हैं क्वेश्चन पे, वो डिपेंडेंट रहता है कि भैया क्वेश्चन में कितना ज़्यादा डिटेलिंग में वो गया है. नॉर्मली वो 3 से 4 जनरेशन तक घूमता है, कई बार 2 जनरेशन में भी काम खत्म हो जाता है, बट मोस्टली वो 3 से 4 जनरेशन में घूमता है कि एक साइकिल शुरू हुआ, उसके नीचे उनके बच्चे हुए, उसके नीचे उनके बच्चे हुए, देन उनके नीचे जो बच्चे हुए, ये 4 जनरेशन तक वो मैक्सिमम घूमता है. उससे ज़्यादा वो नहीं घूमेगा. 4 जनरेशन के अंदर वो अच्छा खासा वर्किंग जो वो करा सकता है जिस लेवल पर एग्जाम कंडीशन में आपके पास क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, दूसरा अपने पास आता है, क्या अपने को अप्रोच, या मैं बोलूँ क्या अपने को डायग्राम फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना आता है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में या डायग्राम फॉर्म में, कि जैसे ट्री है, ट्री की रूट्स है, उस तरह का फॉर्म में रूट्स नेटवर्क क्या हम लोग बना पा रहे हैं. इसका कैसे बनता है एक आइडिया देता हूँ आपको. मान लो मेरे पास में कोई एक जनरेशन है, लेट इट बी मदर एंड फादर का रिलेशनशिप मेरे पास डिफाइन हो रहा है कि एक मेरे पास में यहाँ पर मदर है और साथ में मेरे पास में एक फादर है जी. ठीक है, अब ये मैंने सर्कल क्यों किया, ये मैंने ब्लॉक क्यों किया, इसके चीज़ इस बारे में मैं बताऊंगा, डोंट वरी. अब इनके नीचे कुछ बच्चे होंगे, मान लो एक लड़का हुआ एक लड़की हुई. ठीक है, मान लो एक बच्चा हुआ, लड़का है वो, और एक लड़की हुई है दैट इज अ फीमेल. तो हमने यहाँ पर एक सर्कल और एक स्क्वायर डाल दिया. ठीक है, लेट इट बी एक का नाम है ए, लेट इट बी एक का नाम है बी. अब ए की किसी और के साथ में मैरिज हो सकती है, तो मान लो हमने यहाँ पर किसी के साथ मैरिज करा दिया. सिमिलरली यहाँ पर एक फीमेल है तो उसका किसी मेल के साथ में मैरिज होगा. देन इनके आगे भी बच्चे हो सकते हैं, देन इनके नीचे भी बच्चे हो सकते हैं. तो ये मेरे पास में रूट्स नेटवर्क जो है वो डिफाइन होता जा रहा है. तो मुझे क्या ये डिफाइन करना आता है कि कौन किसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि ये रूट्स डायग्राम के साथ में चीज़ें हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है. आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, आप ऑटोमेटिकली जो है वो रिलेट कर सकते हो. ठीक है, और जो पॉइंट्स है इसमें इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि यार कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो कि यूजलेस है इन टाइप्स के क्वेश्चंस में. रियल लाइफ में यूजलेस नहीं है, बट यहाँ पर यूजलेस है, इनका कोई भी रोल नहीं है. वो रिलेशनशिप्स कुछ ऐसे हो सकते हैं भैया, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं. वो अभी तक एग्जामिनर उतना एडवांस नहीं हुआ है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनने लगे, अभी नहीं होता है. देन उसके बाद में ऐसा भी नहीं होगा कि एक मेल है 2 फीमेल्स रहेंगी पार्टनर, उसकी 2 वाइफ्स हैं 1 हस्बैंड है, और या फिर 1 वाइफ है 2 हस्बैंड है. ऐसा वाला सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा. मेल एंड फीमेल का रिलेशनशिप, मेल एंड मेल का रिलेशनशिप नॉट डिफाइंड एज ऑफ नाउ, फीमेल एंड फीमेल का रिलेशनशिप नॉट डिफाइंड एज ऑफ नाउ. इस तरह के रिलेशनशिप नहीं आएंगे. जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर सकते हैं
बट अभी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर इस तरह का कोई रिलेशनशिप बनता है तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा, बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें नॉर्मल रिलेशनशिप्स लेने हैं। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप्स हैं वो हम लोग जो है वो अभी यूज़ नहीं कर सकते एज पर आर एग्जामिनेशन रूल्स, ठीक है। देन उसके बाद में और पॉइंट जो हमारे पास आता है सिंबल्स का। अब सिंबल्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो सिंबल्स क्या है, देखो बहुत सारे नोटेशंस यूज होते हैं। जो जेनरिक जो चलता है, सबसे ज़्यादा चलता है वो चलता है कि यार अगर फीमेल है उसको सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और अगर कोई मेल है तो उसको जो है वो हम लोग ब्लॉक में मेंशन कर देते हैं। सिमिलरली दूसरा क्या है, कुछ लोग जो है वो मेल को सर्कल में मेंशन करना चाहते हैं, फीमेल को ब्लॉक में करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में मेल को स्क्वायर सर्कल में कराए, सेकंड जनरेशन में मैंने मेल को बोला जो था वहां मैंने स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर हमने एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया है तो अगर मैं मेल को एज अ स्क्वायर लिख रहा हूं तो मैं ओवरऑल उसको एज अ स्क्वायर ही लिखूंगा, सो दैट मुझे कॉम्प्लिकेशन ना हो, कंफ्यूज ना हो जाऊं। सिमिलरली अगर मैंने फीमेल को एज अ ब्लॉक लिखा है या स्क्वायर लिखा है तो मैं थ्रू आउट द डायग्राम मैं उसको सेम बेसिस पे रखूंगा, सो दैट मेरे लिए कंफ्यूजन ना हो जाए। एक तो ये वे है कि मेल को सर्कल या स्क्वायर कुछ भी किया जा सकता है, सिमिलरली वाइस वर्सा फॉर फीमेल एज वेल। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मेल को प्लस का साइन दे देते हैं, फीमेल को नेगेटिव का साइन दे देते हैं, या फिर मेल को नेगेटिव का दे देते हैं, फीमेल को पॉजिटिव का दे देते हैं। कुछ लोग डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के ऊपर चलते हैं कि यार एक स्टार लगा दिया और एक के आगे जो है वो कुछ और निशान लगा दिया। तो इट्स अप टू यू, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कुछ नोटेशन यूज कर रहे हो दैट इज फाइन। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोटेशन यूज नहीं कर रहे हो तो इन जेनरिक जो चलता है, मेल के लिए एक ब्लॉक हम लोग यूज कर लेते हैं और फीमेल के लिए हम एक सर्कल जो है वो यूज कर लेते हैं। एक नोटेशन ऐसा जो हर बार सेम रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, तो आपके लिए ईजी रहेगा समझना। आप अननेसेसरी चीजों को कंफ्यूज नहीं करोगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेम्स के ऊपर जजमेंट जो है वो हम लोग कर देते हैं। ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नेम के बेसिस पे जजमेंट इज नॉट अलाउड। मान लो कोई पर्सन है, सीता लिखा है या राम है या लक्ष्मण है या भारत है, कुछ भी हमारे पास कोई भी नेम अगर आता है तो नेम के बेसिस पे हम लोग कभी भी जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि यार अगर मेल टाइप का मेल सॉर्ट ऑफ नेम लग रहा है तो दैट विल डेफिनेटली बी अ मेल। एग्जामिनर इसके ऊपर भी खेल सकता है, वो आपको मेल का नेम देगा जो एक्चुअल में मेल होगा, बट जो एक्चुअल क्वेश्चन का सेट हुआ है वो फीमेल के बेसिस पे वो क्वेश्चन सेट हुआ होगा। तो हम लोग ये गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये गड़बड़ अगर करोगे ना आपको लगेगा यार मैंने तो सही बनाया है और आपका आंसर जो है वो ऑप्शन में ही नहीं होगा, तो आप सोचोगे यार ये क्वेश्चन गलत है, बट ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चंस आने वाले हैं नॉन कैट एग्जाम्स में, और नॉन कैट एग्जाम्स में इस चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको चेक करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नेम, कि भैया नेम इसका ऐसा है तो ये मेल ही होगा, नेम इसका ऐसा है ये फीमेल ही होगा, ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है। इट कैन चेंज एज वेल। वो अपने हिसाब से जो एग्जामिनर ने बनाया उस हिसाब से वो चलेगा, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, देन उसके बाद में उनका डिस्कशन भी करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आई होप सो इट इज विजिबल। क्वेश्चन कहता है ए इंट्रोड्यूसेस बी एज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर्स वाइफ, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। जरा सोचो, इसको थोड़ा दिमाग लगाने का ट्राई करो, क्या आप इसको क्रैक कर पा रहे हो। आई होप सो क्वेश्चन आपको इजीली विजिबल, आप चेक करो स्क्रीन पे। वो कह रहा है ए इंट्रोड्यूसेस बी, ए ने बी को इंट्रोड्यूस करा है एज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे पापा की वाइफ मतलब मेरी मदर। मेरे पापा की वाइफ मेरी मदर, उनका ओनली चाइल्ड। भैया मेरे पापा की ओनली वाइफ का चाइल्ड तो मैं ही हूं ना, मैं अपनी ही तो बात कर रहा हूं। माई फादर्स वाइफ का ओनली चाइल्ड वो मैं ही तो हुआ, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। वो कह रहा है ए इंट्रोड्यूसेस बी एज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड। अब ये ओनली चाइल्ड कौन है? ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर्स वाइफ मतलब मेरे पापा, उनकी वाइफ मतलब मेरे मम्मी, और उनका ओनली चाइल्ड वो मैं ही हुआ ना। अगर ओनली चाइल्ड है मतलब एक ही चाइल्ड है, उसके अलावा कोई और चाइल्ड नहीं है, मेरे ही पापा का चाइल्ड के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। अब वो कह रहा है ओनली चाइल्ड, डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड मतलब मेरी डॉटर। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन कह रहा है ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर्स वाइफ, मेरे पापा की वाइफ का ओनली चाइल्ड तो मैं ही हूं ना। ओनली चाइल्ड एक ही चाइल्ड है, तो अगर मेरे पापा है तो मैं तो एग्जिस्ट कर रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद में जो एक यूजलेस रिलेशनशिप्स में मैंने बात कर रहा था ना, स्टेप मदर एंड स्टेप फादर भी एक यूजलेस रिलेशनशिप है। इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस यूज नहीं होता, एक्चुअल में वो चीजें एग्जिस्ट कर सकती है, बट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम वो भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो अगर एग्जिस्ट कराना होगा तो एग्जाम में स्पेसिफिकली मेंशन होगा, ठीक है, उस चीज के बारे में टेंशन मत लो। अब वो कहता है कि यार ओनली चाइल्ड जो कि मैं हूं, ए ने इंट्रोड्यूस करा बी को एज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर्स वाइफ मतलब मेरी ही डॉटर है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या हो रहा है कि माई फादर है, फादर जो है एक मेल आएगा ऑब्वियसली, तो यहां पर एक मेल आएगा, मेल पर्सन फादर है, लेट इट बी फादर को मैं एफ ही लिख देता हूं, ठीक है। फादर की मैरिज हुई है उसकी मदर के साथ में, मदर है एम लिख देते हैं।
ठीक है। फादर के लिए ब्लॉक यूज कर रहा हूँ मेल, मदर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सर्कल, दैट इज अ फीमेल, ठीक है। मदर के लिए मैं यहाँ पर पूरा ही लिख देता हूँ, आप अननेसेसरी कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं ऐसा लिख देता हूँ कि यार ये फादर है, या फादर भी नहीं लिखते यार, रहने दो, हम लोग कुछ भी नहीं लिखते, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। डायरेक्टली मैं इसको ब्लॉक लिख रहा हूँ, इसको सर्कल लिख रहा हूँ। ब्लॉक मतलब कोई मेल मेंबर था, सर्कल मतलब कोई फीमेल मेंबर थी, क्योंकि अगर मैं मदर के लिए एम लिख रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार मेल के लिए लिख दिया, तो जोड़ते हैं उस चीज को, ठीक है। ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड मतलब इन दोनों का मिलकर एक चाइल्ड हुआ। अब दैट चाइल्ड कैन बी अ मेल एज वेल एज अ फीमेल, मुझे नहीं पता वो मेल भी हो सकता है वो फीमेल भी हो सकता है, लेट इट बी, मैं दोनों के दोनों सिनेरियोस जो वो लिख लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मान लो एक में मैंने डाल दिया कि यार वो एक मेल था, और दूसरा मैंने सिनेरियो बना दिया जिसमें कि वो एक फीमेल है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। कह रहा ए ने इंट्रोड्यूस करा बी को एज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर्स वाइफ, ओनली चाइल्ड ऑफ, ए ने इंट्रोड्यूस करा बी को ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर्स वाइफ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बी एज अ डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ये वाला है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब अगर मेल होगा तो किसी फीमेल से मैरिज होगी, अगर फीमेल होगी तो किसी मेल से मैरिज होगा, तो किसी से मैरिज होगा ऑपोजिट जेंडर के साथ में, ठीक है। सेम जेंडर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो ऑपोजिट जेंडर के साथ में मैरिज होगा। अब इनकी डॉटर है बी, इनकी डॉटर है बी, बी का मुझे कंफर्म है कि यार ओनली डॉटर है बी, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। कह रहा ए ने इंट्रोड्यूस करा बी को एज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर्स वाइफ, माई फादर्स वाइफ मतलब जो ए है, माई की बात कर रहा है ना, ए ने बोला कि बी जो है वो मेरे फादर की वाइफ का ओनली चाइल्ड की डॉटर है। तो ये वाली बात हो रही है कि यार ये वाला पर्सन, दिस पर्सन कैन बी ए और दिस पर्सन कैन बी ए, इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी है कि यार ये या तो होगी मेल या तो होगी फीमेल, ठीक है। और वो बोल क्या रहा है, ए इंट्रोड्यूस बी एज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर्स वाइफ, फादर है उसकी वाइफ है, ओनली चाइल्ड है ये, उसकी किसी के साथ मैरिज हुई उसकी डॉटर आई, सिमिलरली ए है किसी के साथ मैरिज हुई उसकी डॉटर आई, ठीक है। अब वो मांग क्या रहा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी और ए का रिलेशनशिप क्या है। तो बी और ए का रिलेशनशिप अगर मैं देखूं, ऑप्शन देखूं, क्या वो कजन्स है बी एंड ए, अगर दोनों डिफरेंट जनरेशन में है तो क्या वो कजन्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली नो। नीस की बात कर रहे हैं यार, जो जनरेशन है उसके जस्ट नीचे आ रहा है, मतलब उसके साथ ब्लड रिलेशन में डायरेक्टली कनेक्टेड है वो, तो ये नीस तो नहीं होगा, कंफर्म है। देन बी कह रहा है डॉटर ऑफ ए है, बी कह रहा है डॉटर ऑफ ए है, दोनों ही सिनेरियो में वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो दिस विल बी माय आंसर। एंड आंट जो है अगर कोई नीचे वाली जनरेशन में है तो वो आंट कैसे हो सकता है, तो वो इसी वजह से वो गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन विल बी माय आंसर। अब एक चीज और समझना कि ये जो हमने बनाया जनरेशंस वाला, जो हमने फ्लो चार्ट बनाया, इससे हमें फायदा क्या होता है ना, हम लोग ऑप्शंस बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास में जो चार्ट बन रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि यार एक ही स्टेप में दोनों चीजें आ रही हैं, जिनका रिलेशनशिप पूछा है ना कि हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू दिस पर्सन, अगर एक ही स्टेप में दोनों चीजें अलाइन हो रही हैं तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट आंट टाइप के रिलेशनशिप्स, फादर मदर, इस तरह के रिलेशनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, नीस नेफ्यू ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे, वो फिर रिलेशनशिप रह जाएंगे हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, इस तरह के रिलेशनशिप जो बचेंगे, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, इस तरह के रिलेशनशिप बचेंगे, बाकी इसके अलावा सारे रिलेशनशिप्स खत्म हो जाते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत इजी हो जाता है अगर मैं जनरेशन वाला टेबल अच्छे से बना रहा हूँ, ठीक है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन कहता है इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। आई होप सो क्वेश्चन आपको विजिबल है, सॉल्विंग स्टार्ट कर दो जरा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ब्रदर होगा, सिस्टर होगा, नेफ्यू होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा। यहाँ पर भी एक चीज़ है जो मैं डिटेल में और बताऊंगा, बट आप एक बार सॉल्व कर लो खुद से कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि यार क्या होगा इसका आंसर। साथ में सॉल्व करें और मजा आएगा, साथ में सॉल्विंग कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो वो कह रहा है इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी का भाई होगा, ठीक है। ए कोई यहाँ पर प्रेजेंट है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर मतलब यहाँ पर है, ठीक है। अब बी है तो मैंने यहाँ पर एक साइन डाल दिया माइनस का। अब एक चीज और, अगर मेरे पास कोई रिलेशनशिप होगा ब्रदर या सिस्टर का, तो उसको मैं इस तरह का साइन डालकर, नेगेटिव साइन डालकर, माइनस साइन डालकर रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो मुझे पता चला ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप है। एंड अगर वो होंगे हस्बैंड एंड वाइफ तो उनका मैं नोटेशन क्या यूज करूंगा, प्लस का, मतलब वो आपस में मैरिड है। अगर मैरिड नहीं है, नॉर्मल रिलेशनशिप है, तो मैं एक लाइन डाल दूंगा माइनस के फॉर्म में। एंड अगर वो मैरिड कपल होंगे तो मैं ए प्लस बी लिख दूंगा, कि मान लो ए एंड बी मैरिड होते हैं तो मैं ए प्लस बी के फॉर्म में लिख देता। अगर ए मेल है तो ऑटोमेटिकली बी विल बी अ फीमेल, ठीक है। बट यहाँ पर है A is the brother of B, so we cannot say anything about the gender of B, ठीक है। Now कह रहा है B is the sister of C, अगर B sister of C है तो it automatically means that B जो होगी वो यहाँ पर एक फीमेल है, C जो है वो C की सिस्टर है तो B होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है C is the father of D, C जो है वो father of D है तो मतलब C जो है एक मेल है, मेल will be married to someone, कोई होगा एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। उनका क्या कह रहा है C is the father of D,
तो अब डी जो है दैट कैन बी अ मेल एज वेल अ फीमेल, मुझे नहीं पता। सी डी कैन बी अ मेल एज वेल एज अ फीमेल, मुझे नहीं पता कौन है। वो कह रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। अब डी का मुझे जेंडर नहीं पता है, तो भैया अगर डी का मुझे जेंडर नहीं पता तो इट कैन बी नेफ्यू और इट कैन बी नीस एज वेल। अगर मैं ए और डी का रिलेशनशिप देख रहा हूं तो वो नेफ्यू और नीस दोनों में से कोई भी हो सकता है। डी जो है ए का नेफ्यू भी हो सकता है, नीस भी हो सकती है। आई एम नॉट श्योर क्या मेरा आंसर होगा, तो दैट इज व्हाई कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विल बी माय आंसर, ठीक है। और अगर मेरे पास में पूछा जाता हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, क्या उसका आंसर कर सकते थे? अगर बोला जाता हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो भैया ए का सिंपल सा फंडा है कि मेरे पास में वो आंट बन जाती। आंट का फायदा बहुत है, अपने पास में ताई है तो अपनी आंट है जी, चाची है अपनी आंट है, मामी है अपनी आंट है। हिंदी में तो बहुत डिफिकल्ट है, इंग्लिश में बहुत इजी। भैया जो रिलेशनशिप आया आंट, कोई मेल में रिलेशनशिप आ रहा है, चाचा जी आ गए, ताया जी आ गए, मामा जी आ गए, ये सारे आ रहे हैं तो अंकल, सिंपल कहानी खत्म है। वहीं पे अपने को बहुत ज्यादा अंदर डिटेलिंग में नहीं जाना, इजी हो जाता है काम, ठीक है। तो अगर ए का रिलेशनशिप पूछा जाता डी के साथ में, दैट विल ऑटोमेटिकली बी आंट, ठीक है। और अगर डी का रिलेशनशिप पूछ रहा है, बिकॉज मुझे डी का जेंडर नहीं पता, तो आई कैन नॉट से कि वो नेफ्यू होगा या नीस होगी, तो दैट इज व्हाई माय आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स में डाल देता हूँ, आप जरूर सॉल्व करना एंड उनके आंसर देना, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सो आपको बेसिक क्लैरिटी मिल गया, और डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा बेटर लेवल के क्वेश्चंस और लेकर आएंगे यहाँ पर, सो दैट हमारा प्रैक्टिस जो है वो इस पे हो पाए, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।